मध्य प्रदेश की राजधानियां देख ली थी अलग अलग, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का अलग अलग नाम जो जो है ना। और कुछ देखा था क्या? हाँ, लास्ट में सोया प्रदेश के नाम पर सोयाबीन फसल के बारे में थोड़ा पढ़ा था, है ना। चलो, आज आगे देखना है। जी, तेंदुआ राज्य। हाँ, तो उसको लिख लिया ना अपन ने। हाँ, सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में मिलते हैं, इसलिए तेंदुआ राज्य कहा जाता है। वैसे टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि टाइगर सबसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर, है ना। टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कान्हा किसली में। कान्हा किसली कहाँ है? मंडला में है, ठीक है। और यहाँ पर है, ठीक, ये वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पर। और बांधवगढ़ यहाँ पर, ठीक है, उमरिया। तो इस वाले रीजन में जो है घनत्व के आधार पर टाइगर सबसे ज़्यादा है, यानी प्रति किलोमीटर की दर में यदि हम देखेंगे तो टाइगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। चलो, ये हैंग हो गया है एक्चुअल में। हेडिंग डालिए आज नया, मध्य प्रदेश का विस्तार। विस्त आविष्कार नहीं भाई, विस्तार, है ना। मध्य प्रदेश का काहे आविष्कार करेंगे? मध्य प्रदेश तो पहले से ही बना हुआ है। आविष्कार होता है एक, एक होता है डिस्कवरी, खोज, और एक होता है क्या? आविष्कार। दो शब्द है, इन्वेंशन और डिस्कवरी। दोनों में अंतर पता है क्या होता है? इन्वेंशन और डिस्कवरी में पता है अंतर क्या होता है? डिस्कवरी मतलब खोज, और इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, है ना, निर्माण करना, आविष्कार करना। तो खोज मतलब ऐसा है कि भाई, डिस्कवरी का मतलब है कि पहले से कोई चीज़ है लेकिन अभी तक खोजी नहीं गई है ना। लेकिन अब वो खोजी जा चुकी है, या कह सकते हैं कि भाई उसको पहले से उसका स्थायित्व है, अब वो खोजी गई है। अभी तक उसको लोग नहीं जान पाए थे, अब जान रहे हैं। और इन्वेंशन का मतलब है कि भाई नई थी, अब उसको बनाया है नया, ठीक है। जैसे एरोप्लेन, उसकी डिस्कवरी नहीं कहेंगे, उसका इन्वेंशन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन भारत की खोज कहते हैं। शब्द सुना है, भारत की खोज। इस पर बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी है पहले। भारत की खोज नाम की किताब भी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। चलो, आज देखना है मध्य प्रदेश को। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लाइट ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, है ना। अब ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश है, अभी तक हमने इसकी राजधानियां देखी भाई, कि अलग अलग राजधानियां कैसी है, कि वे जैसे प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी हमने भोपाल पढ़ा है, वो प्रशासनिक राजधानी है। एक मिलेगी न्यायिक राजधानी, जो कि जबलपुर है। एक मिलेगी संगीत राजधानी, जो कि कहाँ है? मैहर में है, ठीक है। मैहर यही अपना जो सतना जिले से अलग हुआ है अभी, ठीक है। एक हमने देखी वाणिज्यिक या औद्योगिक राजधानी, इंदौर में है। स्पोर्ट्स कैपिटल भी इंदौर में ही है। ऐसी अलग अलग राजधानियाँ देखी थी हमने कल, ठीक। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग नाम देखे थे। जैसे मध्य प्रदेश एक नाम तो है ही, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, परीक्षा में आते रहता है, ठीक है। जैसे एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, बड़ा इजी सवाल है कि भाई मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये है कि नहीं सेंटर में? तो मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मध्य प्रदेश रख दिया, ठीक है। इसी को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। चलो, आज इसका विस्तार देखना है कि भाई ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, ये जो हमारे पास मैप है, इसमें सबसे ये पश्चिमी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे उत्तरी हिस्सा और सबसे दक्षिणी हिस्सा, ये कौन कौन सा है, ठीक है ना। जब भी हम बात करते हैं दिशा की, तो आपके कागज में जो है, या मेरे इस बोर्ड में जो है, दिशा इस तरीके से होगी। राइट हैंड में ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ
साउथ होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये जो मध्य प्रदेश है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा ये है, यहाँ से लेकर इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा ये है यहाँ पर। इसकी टोटल लंबाई जो है 605 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश कितना फैला है, 605 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यानी आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 605 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये जो सबसे ऊपरी जिला है यहाँ पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर जो जिला है इसका नाम है मुरैना। नाम सुने हो, मुरैना नाम सुना है कि नहीं किसी ने, ठीक है, मुरैना नाम है। डाकुओं का जिला है, ठीक है, डाकू पाए जाते हैं यहाँ पर। देखियो कि ना डाकू वाली मूवी कोई, पान सिंह तोमर एक मूवी आई थी, देखा है किसी ने? अभी आजकल के बच्चे कहाँ देखते हैं, पुराने आदमी देखते रहे, ठीक है ना। चलो, ये जो मुरैना जिला है, यहाँ एक और जिला है इसी के बगल में, भिंड करके, भिंड मुरैना नाम सुना है, ठीक है। तो ये जो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे ऊपर में जो है, उस जिले का नाम क्या है, मुरैना। ये फेमस क्यों है, डाकुओं के लिए। सबसे पहली बात तो भाई यहीं पर लिख सकते हो, डाकुओं के लिए बड़ा फेमस है ये, डाकुओं की शरण स्थली है कह सकते हैं। क्यों है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। दूसरा, मुरैना में एक खाद्य सामग्री है जो बड़ी फेमस है, नाम सुना होगा आपने, मुरैना का गजक। गजक नाम सुना है, बर्फी जैसा होता है, ठीक है। सोन पापड़ी खाया हो कभी, सोन पापड़ी देखा भी होगा, खाया भी होगा, उसी टाइप का होता है, लेकिन इसका टेस्ट अलग होगा कुछ, है ना। तो मुरैना में क्यों मुरैना दो चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, एक डाकुओं के लिए, ठीक है, डाकुओं का जिला कहलाता है। दूसरा, मुरैना का गजक फेमस है। एक शब्द यूज होगा, आगे चल के हम देखेंगे, जीआई टैग। नाम सुना है कभी, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक। ये है क्या एक्चुअल में, देखो ये जो जीआई टैग है, इसका हिंदी में नाम हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या होता है, जैसे अपना पूरा इंडिया है, इस इंडिया में अलग अलग जगहों पर कुछ विशेष सामग्री कुछ खास जगहों पर मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश में एक जिला है झाबुआ, झाबुआ अलीराजपुर का नाम सुना है, हाँ, वहाँ एक विशेष प्रकार का चिकन मिलता है जिसको कहते हैं कड़कनाथ मुर्गा। नाम सुना है, कड़कनाथ मुर्गे का नाम नहीं सुना है, खाते नहीं हो लगता है, खाते तो सुनते, ठीक है, कोई बात नहीं, कड़कनाथ नहीं सुना तो अब और क्या। चंदेरी साड़ियों का नाम सुना है, महेश्वरी साड़ियों का नाम सुना है, ठीक है। तो चंदेरी साड़ी कहाँ मिलेगी, चंदेरी नाम की जगह में मिलेगी, ठीक है। जो चंदेरी है वो यहाँ पर है, यहाँ पर अशोकनगर नाम का एक जिला है, उसमें एक जगह है चंदेरी, है ना। जैसे हमारा जबलपुर, तो जबलपुर में आप आधा हड़ताल एक जगह कह सकते हो, बरेला कह सकते हो, ठीक है ना। बरेला में क्या खास है, किसकी समाधि है, जबलपुर के ही हो सभी लोग या कहीं आसपास के जिले के हो? भाई यदि जबलपुर के हो तो बरेला तो घूमना चाहिए, रानी दुर्गावती की समाधि है वहाँ पर, है कि नहीं। नरई नाला के किनारे, नरई नाम का नाला है, वहाँ बहता है जो पानी वहाँ से, और उसी के किनारे जो है रानी दुर्गावती की समाधि है। सवाल भी पूछा जाता है कई बार, रानी दुर्गावती जी की समाधि के कहाँ पर स्थित है ना। जबलपुर में तो है ही है, लेकिन जबलपुर के कौन सी जगह पे, बरेला, ठीक है ना। चलो, तो ये जो जगह है चंदेरी, चंदेरी में यहाँ के लोग कुछ विशेष प्रकार की साड़ियाँ बनाते हैं, तो उस साड़ी को क्या नाम दे दिया गया, चंदेरी की साड़ी। अब चूंकि ये साड़ी यही जगह बनती है, ऐसी विशेष साड़ी कहीं इंडिया में बनती ही नहीं, तो इसको क्या दे देंगे, ये एक टैग दे देंगे, एक टैग दे देंगे, या कह सकते हैं इसको एक नाम दे देंगे, जीआई टैग, ठीक है। तो ये जो है जीआई टैग का मतलब होता है कि कोई यदि वस्तु, चाहे वो कोई खाद्य सामग्री हो, कोई कपड़ा हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यदि किसी विशेष जगह उत्पादित की जाती है, चाहे वो नेचुरली उत्पादन हो या फिर मानव के द्वारा उत्पादन किया जाए, तो उसको हम जीआई टैग दे देते हैं। जैसे दार्जिलिंग नाम सुना है, दार्जिलिंग। अब देखो मध्य प्रदेश का बरेला नहीं पता है, लेकिन असम का दार्जिलिंग पता है आप लोगों को, है ना, जिसका कनेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है कि नहीं। तो दार्जिलिंग की चाय फेमस है
इसलिए क्योंकि वैसी चाय केवल दार्जिलिंग में ही होती है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है ना। तो गजक जो है वो मुरैना में ही मिलता है। या विशेष प्रकार के जो गजक है, एक खाद्य सामग्री, एक बर्फी, एक मिष्ठान है, वैसा कहाँ बनता है? केवल मुरैना में। तो इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे अभी एक शब्द बड़ा फेमस है, ओडीओपी, नाम सुना है? ओडीओपी अभी सुनोगे, धीरे धीरे सब सुनोगे, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, नाम सुने हो? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि भाई किसी एक जिले में या किसी एक स्थान पर या किसी एक राज्य में कोई एक चीज़ बड़ी फेमस है ना। चाहे वो जिले के स्तर पर हो, किसी स्थान के स्तर पर हो, या राज्य के स्तर पर भी हो सकती है, छोटे से बड़े स्तर पर हो सकती है। तो क्या होता है कि एक जगह, कोई विशेष जगह में कोई विशेष चीज़ उत्पादित की जाती है। जैसे हमारा जबलपुर, यहाँ पर जो है मटर का बड़ा उत्पादन होता है कि नहीं होता है? जब मटर का सीजन आता है तो अलग अलग प्रकार के बड़े सारे मटर आ जाते हैं, 10-20 रुपए किलो मिल जाता है। और अभी मटर खरीदने जाओगे तो 100 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है, या तो मिलेगा भी तो फ्रोजन मटर मिलेगा आपको। बोले मटर पनीर की सब्जी बनाना है तो लाओ फ्रोजन मटर लेके आओ। ठीक है, बॉयल वाला, खराब वाला, जिसमें कलर वलर सब लगा मिलेगा, केमिकल मिला हुआ रहेगा। ठीक है, चलो बड़ा आनंद से खाते भी हैं अपन उसको फिर। तो ये जो है ओडीओपी का उद्देश्य, एक योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसका उद्देश्य है कि हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देना है। जैसे जबलपुर, यहाँ पर मटर को बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे बालाघाट में बालाघाट जिला जो है चावल के लिए बड़ा फेमस है, तो वहाँ विशेष प्रकार का एक चावल होता है जिसको कहते हैं चिन्नौर चावल। ठीक है, चिन्नौर का चावल, तो चिन्नौर चावल जो है वहाँ का ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है। ऐसे हर जिलों में अलग अलग चीज़ें हैं। सिवनी गए हो कभी? या जबलपुर से सिवनी कभी जाओ तो अभी सीजन आया है सीताफल का, अभी के दिन में ही निकलता है, भयंकर सारे सीताफल मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही जाओगे इधर लखनादौन के आसपास पहुंचोगे ना, तो आपको टुकनी टुकनी भर ऐसे बिल्कुल 100-200 सीताफल भरे पड़े मिलेंगे 100-100 रुपये में। अभी मार्केट में खरीदने जाओगे तो 4 देंगे 100 रुपये के, और उधर जाओगे तो इतना उत्पादन होता है कि टुकनी भर दे देंगे आपको। तो वहाँ का जो जीआई है, ओडीओपी क्या है? सीताफल है। ऐसे अलग अलग जिलों का अलग अलग है। तो मुरैना में क्या है? गजक है। ठीक, चलो सबसे उत्तरी जिला क्या हो गया? मुरैना। इसको बनाते चलना है भाई हमको कॉपी में। एक मैप बनाओ, यदि बना सको तो मध्य प्रदेश का मैप बना लोगे? बन जाएगा? यदि नहीं बनेगा तो फिर उसका भी उपाय है। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश का मैप ना बने तो ऐसा तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये सबसे उत्तरी हिस्सा, ये सबसे दक्षिणी, ये सबसे पूर्वी, और ये सबसे पश्चिमी। और यदि थोड़ा सा इजी करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश का मैप बनाना बड़ा आसान है। देखो, ऊपर से सिर बना दो ऐसे, और बगल से ऐसे बना दो। लगता है कि नहीं मध्य प्रदेश जैसा? थोड़ा सा लगता नहीं है, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। अब नहीं आ रहा है बनाते तो क्या करोगे? ठीक है, नहीं तो फिर अभी इसको हम धीरे धीरे सिखा देंगे कैसे बनाओगे। बड़ा आसान है मध्य प्रदेश का मैप बनाना, ऐसे करके जो है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप बनेगा। अभी अभी तो बना नहीं पाओगे बहुत जल्दी में, तो इसको बना लो आप। एक ऐसी लाइनें खींच दो चार तरफ, ऐसे सीधी लाइन एक, और एक आड़ी लाइन खींच दो। यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बने तो फिर ऐसे बना लो। जी, क्या कहा आपने? हाँ, मैप बना सको तो मैप बना लो। अच्छा, मैप देख के बनाओगे? लो, फटाफट खींचो मैप। हो गया? चलो लाइनें खींच लो फटाफट। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया अपना? मुरैना। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भाई? 605 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे दक्षिणतम जिला यहाँ पर नाम है बुरहानपुर। नाम सुना है कि नहीं? बुरहानपुर नाम का जिला है, बुरहानपुर। ठीक है,
ये जिला जो है फेमस है केले के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केले मिलते हैं बुरहानपुर में। ठीक है। अकबर का नाम सुने हो? अकबर, अकबर ने बहुत सारा समय यहाँ गुजारा अपना। अकबर की अंतिम विजय ये थी, सबसे लास्ट में जीतने वाला जो शहर था उसका वो बुरहानपुर था। ये बुरहानपुर को पहले खान देश कहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो लोग रहते थे वो खान बाबा लोग, जैसे मतलब मुसलमान कम्युनिटी से रिलेटेड लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो खान देश को सबसे अंतिम में उन्होंने जीता था अकबर ने। बुरहानपुर वाला इलाका है। बुरहानपुर क्यों फेमस है? केले के लिए। ठीक है, चलो उत्तर से दक्षिण हो गया। मुरैना सबसे ऊपर में, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 605 किलोमीटर। अब देखते हैं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो ये सबसे पश्चिम में ये जगह है, यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, यहाँ तक। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल है 870 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितनी हो गई? 605, और पूरब से पश्चिम कितनी हो गई लंबाई? 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर मतलब मध्य प्रदेश मोटा ज़्यादा है क्या लंबा ज़्यादा है? इसकी मोटाई ज़्यादा है कि लंबाई ज़्यादा है? मोटाई ज़्यादा है इसकी। मोटा आदमी है। ठीक है, मध्य प्रदेश कैसा आदमी? मोटा, लंबा नहीं है, नाटा है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी लंबाई कम है कि नहीं भाई? 605 है केवल, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 870 है, ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब इस सबसे पूर्वी हिस्से में जो जिला है उसका नाम है सिंगरौली। इस जिले का नाम जो है सिंगरौली नाम है। सिंगरौली नाम सुने कि नहीं? सीधी सिंगरौली। ठीक है, और सिंगरौली कौन सी राजधानी है भाई? ऊर्जा राजधानी है। इसको कहते हैं सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल क्यों कहते हैं? कल बात करे थे हमने, क्योंकि यहाँ कोयला पाया जाता है। कोयले की बहुत मोटी परत मिलती है सिंगरौली में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ क्या मिलता है? कोयला। ठीक है, यही सारे फैक्ट लिख लो भाई। यदि एक फैक्ट 2-3 बार भी लिखना पड़े तो लिख लो, याद होगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे बोलेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला जो मिला हमको, क्या मिला? सिंगरौली मिला। और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। क्लियर? चलो, क्या चीज़? 55 से 60% जो है वो ऊर्जा उत्पादन होता है कोयले से, लेकिन वो केवल सिंगरौली से नहीं होता है। सिंगरौली तो एक जगह हुई, पूरे इंडिया में ऐसी कई जगह है जहाँ से कोयला मिलता है ना। जैसे यहाँ पर अपने एमपी में भी बहुत सारी जगह है। सीधी में भी मिलता है, सिंगरौली में मिलता है, शहडोल में, उमरिया, ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी पूर्वी बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में यहाँ पर जितने जिले हमको मिलेंगे इस वाले बेल्ट में, सब में कोयला मिलना ही मिलना है। ठीक है, जैसे कभी जाने का मौका मिले तो शहडोल, उमरिया या सतना, वो मैहर साइड जाना है ना। मैहर में अपन जाते ही हैं, अभी नवरात्रि चल ही रही है, शारदा देवी जी का मंदिर जाते ही हैं। ठीक है, तो कभी देखना रेलवे स्टेशन में ज़्यादातर जो ट्रेन चलेगी मालगाड़ी चलती है, और मालगाड़ियों में क्या लादा रहेगा? कोयला रहेगा। बिल्कुल क्लियर? चलो, तो ये जो बेल्ट है पूरा का पूरा कोयला बेल्ट है, यहाँ पर पूरा कोयला मिलता है। चलो, सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर, इस वाले बिंदु पर, यहाँ पर एक जिला है अलीराजपुर। पहले इसका नाम अलीराजपुर हुआ करता था, अभी 4 दिन पहले इसका नाम अलीराजपुर कर दिए। ठीक है जी, हाँ 4-5 दिन पहले। क्या करंट का सवाल बन सकता है? ठीक है ना, अभी नया नया हुआ है काम ये। इसका पहले नाम हुआ करता था अलीराजपुर, है ना। बोले कि नहीं इसमें अली लगा है, थोड़ा मुस्लिम लग रहा है काम, क्या करो इसको आली कर दो। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या कर दिया? अलीराजपुर। और चूंकि ये जनजाति बेल्ट है और उनकी भाषा देखना, कभी कभी आली या इस तरीके के वर्ड बड़े इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, वाला एक मूवी देखे हो कि नहीं? सिंघम। सिंघम मूवी देखे हो? क्या बोलता है सलमान खान है कि उसमें हीरो कौन है? अजय देवगन है। ठीक है ना,
तो अजय देवगन क्या कहता है, आली रे आली आता माझी सटकली माझी सटकली नहीं, आली रे आली आता तुझी बाली बारी आली, बोलता है कि नहीं। तो वैसे याद रख लो इसको। अलीराजपुर से क्या हो गया, आलीराजपुर। ये जो है जिला आलीराजपुर है, यहाँ पर एक आम मिलता है, उसको उसका नाम है नूरजहां आम। नूरजहां आम के लिए फेमस है। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आम है, 4 से 5 किलो का एक ही आम होता है। एक बार खाओ पूरा एक लेके आओ पूरा परिवार खाओ, ठीक है। 4-5 किलो छोटे छोटे आम लाने की जरूरत नहीं है। चलो कौन सा आम मिल गया यहाँ पर, नूरजहां। नूरजहां कौन थी भाई, नूरजहां कौन है, शाहजहां की पत्नी का नाम है नूरजहां, और एक नाम है उनका मुमताज बेगम। नूरजहां को ही क्या कहते थे, मुमताज बेगम कहते थे। इनकी याद में क्या बनाया शाहजहां ने, लाल किला बनाया क्या, ताजमहल बनाया। कहाँ पर है वो, आगरा में है, ठीक है। आगरा में ताजमहल है और लाल किला दिल्ली में है भाई। और कौन से पत्थर से बना है वो आगरा का ताजमहल, वाइट मार्बल है, सफ़ेद संगमरमर पत्थर लगा है उसमें, ठीक है। लाल किला देखियो, क्यों लाल किला कहते हैं, लाल दिखता है तो उसमें बलुआ पत्थर लगा है, ठीक है। बलुआ पत्थर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और संगमरमर सफ़ेद होता है। रंगीन संगमरमर भी होता है, ग्वालियर में मिलता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कौन सा है, सफ़ेद संगमरमर है, आगरा के ताजमहल में। तो आलीराजपुर में कौन सा आम मिल गया, नूरजहां आम। आलीराजपुर में, यहाँ पर और लिखना हो तो नीचे लिख लो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। एक जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति जो है, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, यहाँ पर ध्यान दो है ना लिखने से पहले। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, इतना इतना एरिया, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ये जो बेल्ट है यहाँ क्या मिलता है, कोयला। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, मालवा का पठार वाला एरिया है। ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार। यहाँ पर एक विशेष जनजाति होती है, भील जनजाति, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं, ज़्यादातर जनजातियां इधर ही है, इस तरफ पूर्वी हिस्से में। लेकिन पश्चिम में केवल एक ही जनजाति मिलती है, भील जनजाति, भील भीलाला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अलीराजपुर में कौन सी जनजाति मिल रही है, भील जनजाति, ठीक है। और एक चीज़ लिख दो चलो जल्दी से, यहाँ पर एक चिकन है, नाम बताया था अभी मैंने, कड़कनाथ। यहाँ कौन सा मुर्गा मिलता है, कड़कनाथ मुर्गा मिलता है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ही लिख दो कड़कनाथ मुर्गा। अलीराजपुर में क्या मिलता है, कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। चलो इतनी सारी जानकारियाँ हमको यहाँ से मिल गई। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये मालवा का पठार कहलाता है, ठीक है, मालवा का पठार। क्लियर, अलीराजपुर नहीं बोलना है, अब अलीराजपुर बोलना है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में मिलता है, अलीराजपुर में मिलता है, ठीक है। और दोनों जगह कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है, ठीक है। भील जनजातियों का एक पर्व होता है, अभी हम देखेंगे आगे, भगोरिया पर्व, नाम सुने हो। चलो अभी सुनोगे भी और देखोगे भी कैसा होता है। उसमें लड़का लड़की अपने एक दूसरे को जो है अपने पसंद का लड़की ढूंढती है, लड़का लड़का जो है लड़की ढूंढता है, लड़की जो है लड़का ढूंढता है, प्रेम विवाह होता है उसमें, ठीक है। मेला लगता है, मेले में जाते हैं लड़कियां और लड़के भी, उनके माता पिता भी जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो भील समाज है उनके कल्चर को शो करता है, भगोरिया पर्व जो है उनके कल्चर को शो करता है कि ओपन कल्चर है उनका, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में एक ओवरव्यू मिल गया हमको कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर में मुरैना जिला है, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर जिला है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है 605 किलोमीटर, सबसे पश्चिम में अलीराजपुर जिला है, पश्चिम से लेकर पूर्व में सबसे जिला कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली, और इनकी लंबाई कितनी है 870 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक नया मैप बनाओ जल्दी से। ऊपर हेडिंग डाल देना है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार।
हेडिंग डालना है मध्य प्रदेश का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार। अक्षांश देशांतर समझते हो कि नहीं भाई? लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड समझते हो? कोई इंग्लिश मीडियम से तो नहीं है यहाँ पर? सब हिंदी मीडियम के हैं क्या आप लोग? हिंदी मीडियम है ना? हाँ चलो चलो, कुछ नई चीज़ समझो यहाँ पर। देखो, हाँ बुरहानपुर में केला मिलता है भाई। केला खाना है तो वहीं जाओ, नवरात्रि चल रहा है। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में हमने अपनी सुविधा की दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार के काम करने होते हैं, ठीक है। जैसे एक स्थान का, किसी स्थान का पता लगाने के लिए, उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए, दूरी पता लगाने के लिए हमने क्या किया है कि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची है, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं ये? काल्पनिक, पृथ्वी पर नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए खींचे हैं इसको। हाँ, कहने के लिए कि भाई हाँ ये रेखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिनको अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनका अपना काम है, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो पृथ्वी पर जो है, जो आड़ी रेखाएं खींची गई है ऐसे क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ से जैसे सेंटर में एक रेखा खींची गई, ठीक है, यहाँ से ऐसी कई सारी रेखाएं ऊपर की तरफ गई है। ये वाला इलाका जो है ध्रुव कहलाता है, पता है कि नहीं भाई? ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, सबसे उत्तर में, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, नीचे वाला दक्षिण। तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा ध्रुव हो जाएगा? ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। और अपन ने बचपन से तो यही सीखा है कि भाई जो ध्रुवी क्षेत्र है वहाँ 6 दिन का दिन और 6 दिन की रात होती है, ये तो सबने सुना रहता है, ठीक है, कि जो ध्रुवी क्षेत्र है वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। चलो, तो ये जो सेंटर वाली रेखा है जो काल्पनिक रूप से खींची गई है, इसको कहते हैं 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल कहाँ से है? सेंटर से, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से है, इसलिए इसको कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा। इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ तक 90 रेखाएं खींची जाती है ऊपर तक। और वैसे ही जो है नीचे तक भी, कहाँ? दक्षिणी ध्रुव तक जो है टोटल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। तो ऊपर 90 और नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं, क्लियर। वैसे ही जो एक खड़ी रेखा खींची गई है ऐसे, जैसे एक आड़ी रेखा खींची गई थी बीचों बीच से, वैसे एकदम सेंटर से खड़ी रेखा खींची गई है। काल्पनिक है, पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है ना, ग्लोब पर है। यहाँ ग्लोब था, ग्लोब है क्या? एक मिनट, अब ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का मॉडल है, ठीक है ना। इस ग्लोब पर वो रेखाएं खींची गई है काल्पनिक तरीके से। इनके खींचने का कारण क्या है? कारण ये है कि इनको खींचने के बाद हम किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाते हैं। जैसे भाई कोई व्यक्ति अमेरिका में है, अब उससे पूछा जाए कोई अमेरिका का, मान लो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है अभी? कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब यदि डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाए कि आपको जाना है कहाँ? जबलपुर, तो ऐसे तो नहीं कहोगे कि भाई एक काम करो आप चले जाओ भारत और वहाँ जबलपुर नाम की जगह मिलेगी आपको। तो आएगा भारत, तो घूमता रहेगा भारत में ही, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है। अब उसको यदि जबलपुर आना है तो उसको क्या बताना पड़ेगा? अक्षांशी और देशांतरी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आप इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर चले जाओ, आपको जबलपुर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेखाएं खींची जाती है, अब इस पर कैसे ही काम करती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपन एमपी में जाएंगे। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, टोटल रेखाएं, अक्षांशी रेखाएं जो है ऊपर 90 नीचे 90, टोटल 180, क्लियर। बीच वाली को काउंट करोगे तो 81 हो जाएगी, जीरो को भी काउंट कर लो तो, क्लियर। वैसे ही एक सेंटर से वर्टिकल रेखा खींची गई, एकदम खड़ी रेखा, 0 अंश इसका भी नाम है। यहाँ से ऐसे इनकी जो संख्या है ये ऐसी खींची जाती है, ऐसे
यहाँ तक आएगी, और इनकी संख्या है टोटल 180, और इधर में भी 180। ठीक है, टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 90 कितनी हो गई? 180। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। अब मान लीजिए कि कोई स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इस स्थान पर कोई, मान लीजिए यहाँ पर जबलपुर है। अब यदि डोनाल्ड ट्रंप को आपको बताना है कि जबलपुर जाना है और जबलपुर कहाँ है, तो आप कहोगे, मान लेते हैं ये रेखा का नाम जो है, ये रेखा जो है, ये 0 थी, 1 और ये 2, 2 अंश देशांतर है इसका नाम, है कि नहीं भाई? 2 अंश देशांतर है कि नहीं? क्योंकि ये 0 लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। तो यदि किसी को हमको लोकेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? ये दो अंश देशांतर रेखा हो गई, पहली बात हो गई। अब ये अक्षांश कौन सा है भाई? ये 0 है, ये 1 है, 1 अंश अक्षांश। यानी कि अब आपको उनको ऐसे बताना पड़ेगा कि 1 अंश अक्षांश और 2 अंश देशांतर रेखा पर जाइए, आपको जबलपुर मिल जाएगा। इस तरीके से जो है थोड़ा सा लोकेशन बताया जाता है। हम लोग मोबाइल में अपना जीपीएस चलाते हैं, जीपीएस में डाला कि भाई बरगी डैम कहाँ है, तो जीपीएस जो है आपको शो करता है, उसमें लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आता है, अक्षांश और देशांतरी लोकेशन आती है। ये सब समझाने का लॉजिक ये है मेरा कि पृथ्वी पर जो है कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक तरीके से खींची गई है। अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी हो गई? 180। और देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी हो गई? 360। अपना जो मध्य प्रदेश है, वो अब मध्य प्रदेश को इस पे लागू करना है। ये इन जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनको मध्य प्रदेश में लागू करना है। तो मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिणतम स्थान देखेंगे और सबसे उत्तरतम, सबसे पश्चिम में और सबसे पूरब में। तो इनके हमको देशांतर, अक्षांश और देशांतर देखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक देशांतर गुजरा होगा, यहाँ से ऐसे कई सारे देशांतर गुजरे होंगे, ये आड़ी आड़ी रेखाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ से देशांतर, सॉरी अक्षांश रेखाएं गुजरी होगी, ये ऐसे देशांतर गुजरेंगे, ठीक है, ऐसे गुजरेंगे, यहाँ पर एक देशांतर आ जाएगा। तो इन देशांतर के नंबर को हमको याद रखना पड़ेगा। परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ का विस्तार कितना है। अभी तक तो हमने किलोमीटर में देख लिया, अब अक्षांश के तरीके से देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। फिर पूछा जाएगा कभी कभी आपको कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो अभी तक हमने ये वाला देख लिया 870 है, लेकिन अब देखेंगे हम देशांतरी विस्तार की, भाई ये लाइन का नाम कितना है, कितने अंश देशांतर है ये, और ये कितने अंश देशांतर है। ठीक है, इसको ऐसे देखना है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में मैप बना लिया, या मैप बना लो या तो वैसी ही लाइन खींच लो आड़ी खड़ी, ठीक है, इस तरीके से। चलो, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखना है। तो मध्य प्रदेश का ये जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, इसका अक्षांशीय विस्तार, इनका जो, इसकी जो अक्षांशीय डिग्री का नाम है, वो सॉरी नंबर है, वो याद रखना आप लोग, 21 अंश 6 मिनट। सबसे दक्षिणतम हिस्सा का जो नंबर है, अक्षांशीय रेखा का जो नंबर है, वो कितना है? 21 अंश 6 मिनट। इसका है 26 अंश 30 मिनट। 21 6 26 30। ठीक है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 21 6 से 26 30। इसको पढ़ते कैसे हैं? 21 अंश 6 मिनट, 21 अंश 6 मिनट, 26 अंश 30 मिनट, मिनट कहते हैं उसको। ठीक है ना? चलो, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक का। ये बहुत सारी यहाँ से रेखाएं गई होगी। ठीक, 21 से 26 तक कितनी रेखाएं हो जाएगी? 5 रेखाएं लगभग, है ना? तो 5 रेखाएं गुजरी होगी। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, पश्चिम से पूरब का विस्तार। तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पर 74 अंश 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 अंश 48 मिनट, 82 अंश 48 मिनट। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 21 6 से 26 30। और देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 74 9 से लेकर 82 48। क्लियर?
अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएगी, है ना, उनको समझना है। हमने यहाँ पर समझा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्लियर। देखो सूरज किधर से निकलता है, पूर्व से कि पश्चिम से, पूर्व किधर है, ये वाला इलाका है ना। अब यहाँ समझो इसको, देखो मान लेते हैं कि ये अपना पृथ्वी है ना, सूरज इधर से निकल रहा है पूरब से, यहाँ से सूरज पड़ेगा, मान लेते हैं ये सूरज है, ठीक है। अब सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, ये पृथ्वी पर, है ना। सूरज की रोशनी के सामने जो हिस्सा होगा, कौन सा हिस्सा है, पृथ्वी का आधा हिस्सा सामने है और आधा हिस्सा पीछे है। तो ये जो सूरज की रोशनी पड़ेगी आधे हिस्से पर ही पड़ेगी, तो इस तरफ तो दिन होगा लेकिन इस तरफ रात होगी। जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी, अपने अक्ष पर घूमती कि नहीं पृथ्वी, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती, 24 घंटे बाद जब ये हिस्सा सामने आएगा तो इधर जो दिन था अब इधर रात हो जाएगी और रात वाली जगह दिन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पूर्वी हिस्से में यदि यहाँ पर दिन है तो इसके आधे वाले हिस्से में रात होगी। ये तो बात क्लियर हो गई है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर यदि अच्छा हाँ, ये जो हमने समझा अभी, इसमें एक चीज़ और समझो, सूरज पड़ा इधर दिन है इधर रात है, 24 घंटे बाद ऐसी स्थिति हो गई। इसका मतलब पृथ्वी के दोनों हिस्सों के बीच 24 घंटे का अंतर है कि नहीं, ठीक है। पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जब हम जाएंगे तो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर सूरज जल्दी निकलेगा वो एक दिन आगे चलेगा। जैसे कहते हैं कि भाई जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है और अमेरिका में उधर डूबता है, ठीक है, अमेरिका में सबसे लास्ट में निकलता है। तो जापान में सबसे पहले दिन हुआ लेकिन उस समय दूसरी जगह तो भाई रात है ना, तो एक दिन पीछे चल रहा है। तो यदि मान लो कि भाई यहाँ पर, यदि यहाँ पर 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है मान लेते, गांधी जयंती है, ठीक, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, 1 अक्टूबर होगा। 1 अक्टूबर को कोई दिन रहता है क्या, नहीं है। इस बार स्कूल कॉलेज वाले लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो गया। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर की और दशहरा भी 2 अक्टूबर का, 2 छुट्टी एक ही दिन पड़ गई, है ना। पहले ये होता था, हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो संडे को कोई दिन यदि जन्माष्टमी पड़ गई मान लो, तो बड़ा गुस्सा आता था कि जन्माष्टमी सोमवार को पड़ जाती तो संडे की भी छुट्टी और मंडे की भी छुट्टी मिल जाती, ठीक है। वैसी स्थिति हो गई इस बार कि दशहरा भी एक ही दिन और गांधी जयंती भी एक ही दिन है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर ये हमने समझा कि पृथ्वी के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से में आने पर कितने घंटे का अंतर हो जाता है, 24 घंटे का अंतर हो जाता है ना। अब ये 24 घंटा जो है, 24 घंटा जो है वो 360 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ एक रेखा थी, यहाँ दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते यहाँ आने पर कितनी हो गई, यहाँ तक तो 180 है और इधर से इधर 180, मतलब टोटल कितनी हो गई, 180 प्लस 180 कितनी रेखाएं हैं, 360 रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है सूरज को, ठीक है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। ये जो देशांतर रेखाएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.4 किलोमीटर होती है, ठीक है। कितनी किलोमीटर होती है, 111.4 किलोमीटर होती है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत नई चीज़ें मिलेगी, लेकिन बड़े आराम से समझो, जहाँ समझना है बार बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये देशांतर रेखाएं हैं, जो खड़ी वाली है, इस जीरो से लेकर इधर आते हैं तो 180 मिलती है, इस जीरो से इधर जाते हैं तो 180, टोटल कितनी हो गई, 360 हो गई। बात क्लियर है। एक देशांतर यदि मान लेते कि यहाँ पर पहली देशांतर है, ये दूसरी देशांतर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 111.4 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है। और सूरज को इतनी दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब 4 मिनट गुणा 360 कर लो। क्यों करेंगे, क्योंकि 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यानी एक देशांतर से 360 देशांतर जाने में एक से दूसरे में जाने में 4 मिनट लग रहा है, तो 360 आपको रेखाएं पार करनी है ना,
तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 360, 1440 आ जाएगा। देखो जरा आता है क्या, तो 36 गुणा 4 करो, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 1440 मिनट, ठीक है ना, 1440 मिनट हुआ। अब 1440 मिनट को घंटे में बदलो, क्या करोगे, 1440 भागित 60, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 24। हम जो बोल रहे थे जब इसे कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में 24 घंटा लगता है, निकल गया ना 24 घंटा, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ एमपी में आओ, अभी हमने क्या देखा था एमपी में, देशांतरी विस्तार देखा था, 74 9 से 82 48, तो 74 से 82 कितने अक्षांश हो गए, ये सॉरी कितने देशांतर हो गए, 74 से 82, 82 और 74 घटा दो, कितने हो गए भाई, 8 हो जाएंगे ना, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो ये 74 है, ये 75 होगा, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और ये 82 हो गया। ऐसे देशांतर रेखाएं बढ़ रही है, और एक देशांतर रेखा को पार करने में कितने मिनट का समय है, 4 मिनट। तो 8 को पार करने में कितना लगेगा, बताओ, एक देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट लग रहा है, तो 8 देशांतर रेखाओं का अंतर आ गया, कितना मिनट लग जाएगा। इसका मतलब सिंगरौली में यदि 10 बजा है, 10:32 हुआ है, तो अलीराजपुर में कितना बज रहा होगा, बताओ, 10 बजेगा, ठीक है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात, कहाँ रहना पसंद करोगे, सिंगरौली में कि अलीराजपुर में, अलीराजपुर में रहना पसंद करोगे ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। इधर फटाफट भाग रहा है टाइम, 10:32 हो गया, और इधर कितना बजा है, 10 ही बजा है ना भाई। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, हम रहते हैं इंडिया में, हमको जाना है अमेरिका, अमेरिका हमसे एक दिन पीछे चलता है। हम मान लो निकले यहाँ से सोमवार को, हमको जाने में लग गया मान लो 16-18 घंटे लगते हैं अमेरिका जाने में इंडिया से। तो इंडिया से हम लोग निकले सोमवार को, हम जब अमेरिका पहुँचते हैं, होना चाहिए था वहाँ मंगलवार, लेकिन कौन से दिन पहुँचते हैं, सोमवार को ही पहुँचते हैं, एक दिन का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वापस भी तो आना है, वहाँ एक दिन का घाटा हो जाएगा, क्योंकि यदि वहाँ पर सोमवार को निकले आप, वहाँ जिस दिन सोमवार था, इंडिया में तो मंगलवार था, जब वहाँ से निकलोगे पहुँचना था यहाँ मंगलवार को, लेकिन मंगलवार नहीं अब बुधवार हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है दुनिया गोल है भाई, दुनिया गोल ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं अभी, बहुत सारे राज है इसमें, ठीक है, जानना है हमको। ये जो मध्य प्रदेश है, इसमें एक राज की बात हमको क्या पता चली आज, कि भाई सबसे पूर्वी हिस्से और सबसे पश्चिमी हिस्से के बीच अभी हमने 32 मिनट का अंतर निकाला, लेकिन मोटा मोटी इसको कहते हैं 34 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 34 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये पॉइंट को हमने अभी कहाँ जोड़ा है, पॉइंट वगैरह को जोड़ा घटाया नहीं है, तो पॉइंट का जोड़ घटाना करके जो है लगभग समझ लीजिए कि वो 2 मिनट का अंतर और क्रिएट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी हिस्से के बीच में कितने मिनट का अंतर हो गया, 34 मिनट का अंतर है। नीचे लिखो जल्दी से, अब मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार नीचे लिखना है, लाइन में लिखते चलो, है ना। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अच्छा एक बात, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बात और समझो, और ये बात आप ही बताना, है ना। ये अभी हमने देखा, इसको हमने देखा, इससे हमको एक चीज समझ में आई, अक्षांश और देशांतर, है ना। ये हिस्सा उत्तर वाला है, 0 अंश वाला है ना, ये 0 अंश अक्षांश है, ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है, ये पश्चिम में है और ये पूरब में है। बात क्लियर है। अब देखो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, ये जैसे मैप है हमारा, ये देखो ये विषुवत रेखा, ये जो बीच से जो रेखा गुजरती है ना, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, क्योंकि भूमि के या पृथ्वी के एकदम मध्य से गुजरी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये देखो ये विषुवत रेखा भारत के नीचे से जा रही है, यानी भारत उत्तर में है ना। सवाल सीधा सा बन सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है,
उत्तर के दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखो, जो ये सेंटर वाली रेखा है वो यहाँ से गुजरी है, ये ब्रिटेन वाले पॉइंट के स्थान, ब्रिटेन वाले पॉइंट से, ठीक है। और भारत जो है इधर है, तो ये रेखा यहाँ से गुजरी, भारत इधर है, तो भारत पूर्व में होगा कि पश्चिम में? राइट हैंड में है ना, तो पूर्व में होगा। यानी कि भारत की लोकेशन यहाँ पर है, पूरब में है और उत्तर में है। यानी भारत का यदि अब आपको गोलार्ध पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हो कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कह सकेंगे कि नहीं भाई? उत्तर में है और पूर्व में है। क्लियर? तो अभी हमको यहाँ पर ये चीज ऐड करनी है ना, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21°6', 21°6' उत्तर से, 21°6' उत्तर, उत्तर से 26°30' उत्तर है। 21:06 उत्तर से 26:30 उत्तर, उत्तर भाई अभी मैंने बताया, ठीक है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? यहाँ हैं। हम लोग दक्षिण में है ही नहीं, हम लोग जो है उत्तर में। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में है ना हम लोग, तो दक्षिण की बात ही नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। यदि हमारी लोकेशन यहाँ होती, यानी कि ऊपर भी रहती और नीचे भी, तब हम कहते दक्षिण से उत्तर तक, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ हैं, उत्तर में ही हैं, तो हम दक्षिण की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो लिखो, 21:06 उत्तर से 26:30 उत्तर है। अब देखो, यहाँ समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है, एक ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है 21:06 दक्षिण से 26:30 उत्तर भी आ सकता है। लेकिन दक्षिण उत्तर वाला काम ही नहीं है यहाँ पर, केवल उत्तर उत्तर वाला काम है, ठीक है। उत्तर उत्तर ही याद रखना है और पूर्व पूर्व ही याद रखना है। अक्षांश की जब बात करेंगे तो उत्तर से उत्तर चलेंगे, और देशांतर की जब बात करेंगे तो पूर्व से पूर्व चलेंगे। पश्चिम नहीं आएगा इसमें, पूर्व से पूर्व, उत्तर से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की बात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बता चुका आपको, क्योंकि हमारी लोकेशन ही ऐसी है, ठीक है। क्लियर? चलो, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार इतने से इतना है। नीचे लिखो, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार, मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार 74°9 74°9', क्या लिखेंगे? पूर्व से, है ना, 74°9' पूर्व से 82°48' पूर्व है। बात क्लियर है? यानी जब देशांतर की बात होगी तो केवल पूर्व पूर्व, अब अक्षांश की बात होगी तो उत्तर उत्तर की बात होगी, है ना। पश्चिम और दक्षिण को छोड़ना है बिल्कुल। क्लियर? ऑप्शन में आपको फंसाएगा, इसलिए वहां से थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है। क्लियर? इतनी बात हो गई, डन। चलो अगला हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हेडिंग डालो। अच्छा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हेडिंग डालने से पहले मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा लिखना है ना। मध्य प्रदेश में हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा हेडिंग डालना है। ये भी क्या है थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को अभी मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इसकी जानकारी थोड़ी कम है ना। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा भाई कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उनको हमने देखा भी, यहाँ दोबारा से देखते हैं। ये पृथ्वी है, सेंटर से एक लाइन खींची गई, इसका नाम क्या है? 0 अंश अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक कितनी रेखाएं हैं टोटल? 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेखाएं हैं? 90। अब यहाँ पर बीच में एक रेखा है, बीच में एक रेखा है 23.5 अंश अक्षांश, ठीक है। 23.5 अंश अक्षांश रेखा किधर में, कौन सी दिशा में है? ये उत्तर में है, ठीक है।
23.5 अक्षांश जो है उत्तर में है, वैसी दक्षिण में भी एक 23.5 अक्षांश रेखा है, ये वाली। ठीक है, तो ये 23.5 अक्षांश जो उत्तर में रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिण में जो है वो है मकर रेखा। ये बड़ी विशेष रेखाएं हैं जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमको पढ़ने में बड़ा मदद देती है ना। आप इसको अभी बहुत ज़्यादा तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी ऐसे याद रखो कि पृथ्वी आपको पता है कि अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है भाई? पृथ्वी अपने अंश अक्ष पर, ये पृथ्वी है, ये झुकी हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले तो ये बताओ। खड़ी तो प्रतीत हो नहीं रही है, झुकी हुई ये प्रतीत हो रही है। तो कितने अंश झुकी हुई है पता है? 23.5 अंश झुकी हुई है ना। कितने अंश? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ये सवाल पूछा भी जाता है कई बार परीक्षा में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो 23.5। ठीक है, अब क्या होता है जब ये पृथ्वी घूमती है तो कभी, जैसे देखो पृथ्वी जब घूम रही है, सूरज यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना है ना, थोड़ी कल्पना करना है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं एकदम सूरज तो लाने से रहा तो मोबाइल को ही सूरज समझ लो। ठीक है, सूरज लाऊंगा तो मैं भी नहीं बचूंगा और आप भी नहीं बचोगे और मैं ला भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो तो भाई जैसे ये सूरज है, यहाँ से रोशनी पड़ रही, अभी पृथ्वी का कौन सा हिस्सा जो है सूरज के पास में है बताओ? पृथ्वी का पूरा हिस्सा एक जैसा है क्या? एक जैसी लाइन में है क्या? नहीं है। ये जो निचला वाला जो हिस्सा है वो पृथ्वी के सामने पड़ रहा है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते वक्त पृथ्वी का कभी ऊपर का हिस्सा सूरज के सामने चला जाता है, तो कभी नीचे का हिस्सा सूरज के थोड़ा सामने चला जाता है। और जाता कहाँ तक है? ये 23.5 अंश तक जाता है, क्योंकि झुकाव ही कितना है? 23.5 अंश का झुकाव है। तो सूरज के सामने 23.5 अंश तक का जो हिस्सा है वो सामने चला जाता है, मतलब सामने का मतलब उसके करीब चला जाता है। ठीक है, तो कभी ये वाला हिस्सा जाता है, कभी ये वाला हिस्सा जाएगा। हम कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आई बात? तो जब कभी ये वाला हिस्सा सूरज के सामने जाएगा तो हमारे यहाँ कौन सी ऋतु रहेगी सोचो। अब ये हिस्सा जो है सूरज का, यानी हम लोग उत्तर वाले की बात कर रहे हैं, ये हिस्सा यदि सूरज के थोड़ा पास चले गया तो हम लोग भी यहीं रहते हैं, तो हमारे यहाँ कौन सी ऋतु रहेगी? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। लेकिन ये दूर हो जाएगा तो यहाँ कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु रहेगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है। अब थोड़ी कल्पना करो, पृथ्वी ये मान लो ऐसी झुकी हुई है, ये सूरज है भाई साहब। अब ये वाला हिस्सा कहाँ है? सूरज के सामने है जल्दी, और ये थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ तो ठंडी लगेगी लेकिन यहाँ पर गर्मी लगेगी। तो भाई यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर शीत ऋतु आ जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब पृथ्वी थोड़ा सा घूम जाए तो ऐसी हो जाएगी पृथ्वी, ऐसी की जगह क्या हो जाएगी? ऐसी। अब ये वाला हिस्सा सूरज के सामने और ये वाला दूर, तो हमारे यहाँ ठंडी और यहाँ पर गर्मी। 6-6 महीने में स्थिति चेंज होती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा इस चीज़ का इंडिकेशन है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक सीधी पड़ती है कभी, तो कभी यहाँ तक सीधी पड़ती है। इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल में। ठीक है, जब कभी आप लोग भूगोल की क्लास पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से और समझाया जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ हद तक समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक है, चलो तो वैसे ही जो है ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से 23.5 अंश अक्षांश रेखा गुजरी है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, ये यहां से देखो ऐसे, ये 23.5 अंश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के बिल्कुल सेंटर से गुजरी है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, बगल में हेडिंग डाल के लिख सकते हो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा आप समझाना तो नहीं पड़ेगा, कर्क रेखा मतलब कौन से अक्षांश में चल रही है? उत्तरी अक्षांश में 23.5 अंश अक्षांश रेखा की बात हो रही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों के नाम लिखना है भाई, यही मैप में देख करके लिखो, मैप में देखो और लिखते जाओ, चलो फटाफट। ये रेखा हमने गुजारी है यहाँ से। ठीक, सॉरी थोड़ा और ऊपर जाएगी, है ना।
ऐसे, ठीक। ये कौन सा राज्य है भाई? इंडिया का मैप पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। गुजरात। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ठीक है ना, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। नाम लिखते जाना है भाई, 1 2 3 4 ऐसे 8 नाम लिखने हैं। गुजरात, ये वाला राज्य, वेरी गुड। ये वाला जो राज्य है ये है राजस्थान। लिखना है दूसरा नंबर पे राजस्थान। राजस्थान पता है आपको हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन है? एमपी है। यानी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा राज्य है भारत का, और सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है ना। चलो, गुजरात के बाद मिल गया हमको राजस्थान, फिर ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। फिर देखो ये देखो ये वाला राज्य महाराष्ट्र। कहाँ भाई? ठीक, महाराष्ट्र तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। देखो यही है पगला जो हमसे अलग हुआ है। ठीक है, कब अलग हुआ है पता है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किससे हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है ना, पहले मध्य प्रदेश में मिला हुआ था छत्तीसगढ़, है कि नहीं पता भाई? चलो, नहीं भी होगा तो सब पढ़ा देंगे अभी। ये छत्तीसगढ़ है। अगला झारखंड। झारखंड, अगले राज्य का नाम लिखो जल्दी से। झारखंड। झारखंड को कहते हैं बीमारू राज्य। ठीक है, बीमारू। बीमारू आदमी कैसा रहता है पता है ना? कमजोर, बिल्कुल असहाय। ठीक है ना, उस टाइप का राज्य है, मतलब थोड़ा कमजोर है आर्थिक रूप से, है ना। चलो, झारखंड हो गया। झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। कितने राज्य लिख लिए आपने? हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? कोई दीदी है, ममता दीदी। ठीक है ना, ममता दीदी कहते हैं ना। ठीक है ना, दीदी की उपाधि मिली है उनको। तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अगला, ये छोटा सा राज्य है, देखो इतना सा बड़ा राज्य है, बिल्कुल जबलपुर जितना समझ लो। ठीक है, जबलपुर से थोड़ा सा बड़ा बस। त्रिपुरा। त्रिपुरा, और उसके बाद में मिजोरम। मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी है क्या? मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश देखते हैं भाई। मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से गुजरती है। लिखना है, अगला पॉइंट बनाओ। अगला पॉइंट बना के लिखो, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कौन कौन से जिले हैं? 14 जिले अभी के अभी याद करने हैं। ठीक है, अभी याद हो जाएगा बहुत जल्दी, आसान है। देखो यहाँ से देखना चालू करो, यहाँ से बढ़ते हैं। ये पूरी लाइन पर जो जिले हैं, रतलाम, है ना। अभी लिखना नहीं है, अभी बस देखो। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, लाइन लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दो, एक जिला हो गया रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, टोटल हो गए कितने जिले? 14 जिले। अब याद कैसे करोगे? ABCD से याद रखते हैं थोड़ा सा, है ना, आसान हो जाएगा। ए से आगर मालवा, ठीक है। बी से भोपाल, ठीक है। सी है ही नहीं कुछ, है ना, सी को छोड़ दो। डी है, डी से दमोह, ठीक है ना। डी के बाद में EFG कुछ नहीं है। अब सीधे आ जाओ JK, जे और के, जबलपुर और कटनी। ठीक है, एक एक याद रखना है। ABD JK। ठीक है, आगे बढ़ो। R3S3, देखो R3 है। R कितने हैं? 3 है। रतलाम, राजगढ़,
और रायसेन, रतलाम, राजगढ़ और रायसेन। 3 जिले आर से है, 3 जिले एस से हैं, मिलाना है। देखो सीहोर, सागर, शहडोल, सीहोर, सागर, शहडोल। बार बार बोलोगे ना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही याद रखोगे तो आसान हो जाएगा काम। ठीक है। ए बी डी जे के R3S3, सॉरी हाँ उमरिया भी हम लिखेंगे ना, एस के बाद यू आएगा, है ना। U2 और V, U2 है उज्जैन और उमरिया, और V से विदिशा। देखो 14 हो गए टोटल। ठीक है, 14 हो गए। अब एक बार दोहराओ जरा, बिना देखे दोहराओ। ए बी डी जे के, है ना, R3S3, U2 और V। क्लियर। चलो ए से आगर मालवा, बी से भोपाल, डी से दमोह, ए बी डी हो गया। अब जे की अपना जबलपुर और कटनी, है ना, जबलपुर के साथ कटनी को लेके आ जाओ, जबलपुर और कटनी। अब R3 राजगढ़, रायसेन, रतलाम, या जैसे भी आपको सीक्वेंस जमाना हो, है ना, रायसेन, रतलाम, राजगढ़, रतलाम, रायसेन, राजगढ़। ठीक है, जो भी ऐसा आप जैसे भी आपको बोलना हो। तीनों याद हो गए। शहडोल के सॉरी एस में 3 मिलाओ, सीहोर, सागर, शहडोल, सीहोर, सागर, शहडोल। U2 उमरिया, उज्जैन, उमरिया, उज्जैन। V से याद हो गया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी जे के R3S3 U2 V। क्लियर। 14 के 14 जिले याद। अब यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, सवाल 2 तरीके के बन सकते हैं परीक्षा में। क्या बनेगा, या तो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है ना। 3 इधर उधर के जिले दे दिया और 1 यहाँ का दे दिया। या तो ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, तो 3 यहाँ के दे दिया और 1 इधर कहीं कहीं का दे दिया। तो 14 जिले यदि याद है तो फिर सवाल कैसा भी आए बन जाएगा। बात समझ में आई, याद हो गया है। अब लिख लो इसको जरा जल्दी से, ऐसे ही सीक्वेंस बना के लिख लो तो काम आसान हो जाएगा। या तो एक प्रकार से ट्रिक ही है, समझ लो, है ना, ये ट्रिक को लिख के रख लो कहीं। ए बी डी जे के, वैसी सपने में बढ़िया ना, सोने के बाद ऐसी तकिया पे तकिया पे सिर रखोगे कि सिर पे तकिया, तकिया पे सिर, है ना, तकिया पे सिर रखना और बढ़िया से ऐसे बैसो लेट करके गुनगुनाते रहना, है ना। गाना गुनगुनाते हो, उससे अच्छा है इसको गुनगुनाओ। ए बी डी जे के R3S3 U2 और V। ठीक है ना, ऐसे याद रख लो इसको जल्दी से। चलो नोट डाउन करो जल्दी।